चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो देखो कौन सा टॉपिक है। कहता है न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम। ठीक है ना। अब ये न्यूटन के गति के नियम से आपको परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूटन भाई साहब थे, ये आप लोग पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था भाई? न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था ना। अरे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, यही जो न्यूटन थे, लगभग कहा जाता है कि 1687 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई। 1687 ईस्वी में एक पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी पुस्तक में पहली बार देखा गया कि गति से संबंधित नियम दिए गए। किसके नियम गए? गति के नियम दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के नियम का उल्लेख किस पुस्तक से प्राप्त होता है, या न्यूटन के गति का नियम कहाँ पर उल्लेखित है। जैसे भी पूछ दे तो आप क्या बताओगे? प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, न्यूटन द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक में जो है न्यूटन के गति से संबंधित जो है सिद्धांतों के बारे में व्याख्या की गई है। बात समझ में आ गया। तो अब हम यही व्याख्या देखेंगे कि इस पुस्तक में न्यूटन ने गति से संबंधित क्या नियम प्रतिपादित किए थे और उन नियमों के माध्यम से वो क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो चलिए अब कहता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम देखते हैं। कौन सा नियम देखते हैं? प्रथम नियम, है ना। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसी को पता है तो बताओ। हाँ बताइए क्या है वो? न्यूटन के गति का प्रथम नियम बता दो। आप लोग एकेडमी में पढ़े होंगे, बताइए। हैं? कौन क्लास करता है? डायरेक्ट तैयारी करने आ गए? अरे एकेडमी मतलब आप लोग 9th 10th 11th 12th पढ़े होगे ना, ग्रेजुएशन किए होगे ना, तो MSc BSc कुछ भी तो किए होगे। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर वाह्य बल न लगे। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही कह रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर समझ लीजिए अच्छे से क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था, है ना, पूर्वावस्था का मतलब होता है पहले की अवस्था, है ना। और ये पूर्वावस्था, ये अवस्था गति की भी अवस्था हो सकती है और विराम की अवस्था भी हो सकती है। ये अवस्था कैसी हो सकती है? गति की भी हो सकती है और विराम का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। जो रुकी हुई अवस्था होती है उसी को विराम की अवस्था बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था तब तक बनाए रखना चाहती है
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। मतलब अगर यह पेन है तो यह पेन यहाँ पे तब तक रहेगी जब तक कहीं से हम बल लगा के इसको हटा न दें। कहने का ये मतलब है, अगर हम इस टेबल पे इस पेन को रख दें तो यह पेन तब तक रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगा के इसको हटा न दे। वही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज स्थिर है मतलब विराम अवस्था में है तो उसको गति देने के लिए भी हमको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी खड़ी है तो विराम अवस्था में है तो उसको गति करने के लिए हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। तो धक्का लगाए तो हम बल लगाए ना, या इंजन से वो चलता है, स्टार्ट करते हैं तो इंजन बल उसको देता है ना, तब तो चल पाता है। बात समझिएगा। तो किसी भी रुकी हुई वस्तु को गतिमान करने के लिए या गति देने के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ेगी। या कोई वस्तु अगर चल रही हो, अगर कोई वस्तु गतिमान हो और उसको रोका जाए तो रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो या फिर कोई वस्तु रुकी हुई हो या कोई वस्तु गतिमान हो तो उसको, तो अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाह्य बल की। बाह्य बल का मतलब जो बाहर से लगाया गया बल हो। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है तो क्या बताओगे, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसी को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही बेटा गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम, या फिर इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे जड़त्व का नियम क्या है तो आप बता देना कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछे गैलीलियो का नियम क्या है तो फिर बता देना कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जड़त्व क्या होता है बेटा, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था को यथावत बनाए रखने की जो नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसी को जड़त्व कहते हैं, है ना। मतलब अपनी अवस्था को यथावत बनाए रखने की प्रवृत्ति। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनाए रखना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। तो इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब वो स्थिति कब तक बनी रहेगी, जब तक कोई बाहर से कोई बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे। बात समझ में आ रही है। मतलब आप बैठे हो तब तक बैठे रहोगे जब तक आपको बल लगा के हम हटा ना दें। बात समझ रहे हो, क्लियर होगी बात। अब कहोगे सर हम तो उठ के चले जा सकते हैं, उठने के लिए भी तो बल चाहिए, बिना बल के उठ पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इसी को जड़त्व का नियम या फिर किसका नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अब कहता है बेटा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है ना। मतलब फोर्स का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और ये आपके कंपटीशन में, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आपसे प्रश्न बनता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होती है, तो प्रथम नियम से क्या प्राप्त होगा, बल की परिभाषा। लेकिन दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होगी और दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बेटा बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, परिभाषा प्राप्त होती है। अब ये बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो हमें जानना पड़ेगा बेटा कि ये फोर्स होता क्या है, बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं बल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको लिखो, फिर हम लोग आगे इसको उठा के जो है देखते हैं। चलो अब देखो बल की परिभाषा क्या होगी, हम बल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा नियम अगर बल को बताता है तो भाई इसका देखते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बल क्या होता है बेटा, यहां से हम देखते हैं, ध्यान दो इधर।
हाँ, आप लोगों में से कोई बताना चाहता है बल क्या होता है तो बता दो भैया, बताओ बल किसे कहते हैं भैया। कहता है कि बल वह भौतिक वाह्य कारक है, बल वह भौतिक वाह्य कारक है जो किसी वस्तु में, जो किसी वस्तु लिखो चाहे पिंड लिखो, किसी वस्तु में लगकर स्थान परिवर्तित कर दें, स्थान परिवर्तित कर दें या परिवर्तित करने की चेष्टा करें, या परिवर्तित करने की चेष्टा करें। चेष्टा होता है कि चेष्टा होता है जी? ट होता है कि ठ होता है? ट होता है ना, तो ये चेष्टा होगा। चेष्टा करे, ठीक है ना। चेष्टा का मतलब कोशिश होता है, ट्राई करे। अभी हम समझा देंगे, वो सारा चीज उसी में आ जाएगा। अब आ जाओ। हाँ, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है बेटा बल व भौतिक वाह्य कारक है ना, बल व भौतिक वाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लगकर क्या कर देगा बेटा, स्थान परिवर्तित कर दे, या स्थान परिवर्तित करने की क्या करे, चेष्टा करे, उसको बल कहते हैं। मान लो कि अगर यह कुर्सी यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे ये कुर्सी रखी गई है, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस कुर्सी पे बल लगाए, बल लगा कैसे किए, तो इसके स्थान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने बल लगा के इस वस्तु का स्थान क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, तो परिवर्तित कर दिया। लेकिन अगर ये दीवार है बेटा, ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, अगर दीवार पे हम बल लगा रहे हैं, है ना, बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये दीवार पीछे नहीं हट रही है। इस दीवार पर अगर हम बल लगाए हैं तो बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये दीवार पीछे, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही कहना चाहता है। बल क्या होता है बेटा, बल एक भौतिक वाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दे, और नहीं कर पाए तो क्या करे, चेष्टा करे, क्या करे, कोशिश करे। उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब यहां से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक बताइए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, बता दो, है ना। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट आपसे पूछता है बेटा कि बल का सीजीएस मात्रक बताइए, बल का सीजीएस मात्रक बताइए क्या होता है ना। डाइन होता है, क्या होता है, डाइन। हाउ वाला डाइन नहीं, ये अलग डाइन है ना, ये डाइन अलग है। तो बल का जो है सीजीएस मात्रक होता है, डाइन होता है। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब आए, क्या कर रहे हो जी, डाइन हो गया, क्लियर। अब सुनिए, यहां से पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। याद रहेगा, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बेटा, 10⁵ डाइन होता है। ये आपको वैल्यू, आपसे ये मान पूछा जाता है तो याद रखिएगा, है ना। जैसे आप पढ़े होंगे 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। 1 नैनो में कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है ना। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 होता है। फर्मी 10⁻15 होता है। तो ऐसे आप याद किए वैल्यू। उसी तरह से 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जामों में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बल किसे कहते हैं या बल क्या होता है, तो क्या बताओगे, सभी लोग बोलो जल्दी। बल वह भौतिक वाह्य कारक होता है जो या परिवर्तित करने की, बल का एसआई मात्रक बोलो, न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10⁵ डाइन। क्लियर हो गई बात। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
चलिए अब आपको बल समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से जो है न्यूटन के गति से संबंधित जो प्रथम नियम है उससे संबंधित उदाहरण आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर बल लगा के रोक न दें। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक उस पर बल लगा के उसको गति में न ला दें। तो ये हमारा प्रथम नियम है, समझ गए हैं। अब आइए उस पर हम देखते हैं उदाहरण क्या क्या पूछता है आपके एग्जामों में। तो आपसे पहला प्रश्न पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो कि ये बस है, क्या है बेटा? मान लो कि ये बस है, ठीक है ना, बस है। और इस बस में क्या है बेटा? सीट है। सीट रहता है ना, मान लो सीट है। और इसी सीट पे मान लो बैठा है सचिन। इसी बस पे क्या बैठा भैया? सचिन आराम से इस पे बैठा हुआ पैर लटका के, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा? आपसे प्रश्न पूछेगा दो तरीके से। यहाँ पे पूछेगा कि अगर बस रुकी हुई है और अचानक से अगर आगे बढ़े, बस रुकी हुई है लेकिन अचानक से अगर आगे बढ़े तो ये जो सचिन है, जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आगे की तरफ झुकेगा कि पीछे की तरफ? बताओ। जब अचानक से बढ़ेगा तो ये कहाँ झुकेगा? पीछे की तरफ झुकेगा। तो आपसे पूछेगा कि क्यों झुकेगा। आपसे पूछेगा कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति जब बस अचानक से आगे बढ़ती है तो पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है, कारण बताइए। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यहाँ लागू हो जाता है। कैसे होता है जड़त्व का नियम लागू? ध्यान से सुनिए। अब कहता है, ध्यान देना बेटा, सुनो। जब ये बैठा हुआ है तो जो बैठा हुआ है तो इसका ये वाला कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो टच है किसमें? बस में। ये बस में टच है ना, और ये वाला हिस्सा वायु में, मतलब बस के अंदर ही है लेकिन ऊपर है, टच नहीं है। क्लियर है? यहाँ दो कंडीशन बनते हैं। अब सुनो, जैसे ये गति स्थिर है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है बेटा? स्थिर है, बस रुकी हुई है। जब रुकी हुई है तो ये पूरा स्थिर है, इसका पूरा शरीर क्या है? स्थिर है। लेकिन जैसे ये बस अचानक से चला तो बस के साथ साथ इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये हो जाएगा गतिमान। ये क्या हो जाएगा? गतिमान। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्थिर ही रहना चाहेगा। बात समझिएगा। ये जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, या कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। तो अब सुनो, ये वाला हिस्सा तो गतिमान हो गया लेकिन ये वाला हिस्सा गतिमान ना होके क्या रह गया? स्थिर। तो हाई वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है, हाई वाला हिस्सा तो हमको लगता है पीछे हट गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब सुनो, इसी प्रश्न को उल्टा पूछेगा घुमा के। कोई बस में बैठा हुआ व्यक्ति, बस चल रही है, अगर बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है बताओ? सुनो, जब बस गति कर रही है तो आपका ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति। और ये वाला हिस्सा भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। बात समझिएगा, दोनों हिस्से क्या कर रहे हैं आपके? गति कर रहा है। तो ये हिस्सा तो फिर भी गति करते करते स्थिर है ना सीधे। अब ये देखो, ये गति कर रहा है, जैसे ही स्टॉप हुआ, ब्रेक लगा, तो ये वाला हिस्सा तो रुक जाता है क्योंकि ये अटैच है ना बस में। तो ये वाला हिस्सा तो रुक गया लेकिन ये वाला हिस्सा क्या करता रहेगा? थोड़ा सा गतिमान रहेगा, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक गिलास ले लो, गिलास पे एगो दफ्ती रख दो। क्या रख दो बेटा? एक दफ्ती रख दो, है ना। मोटी मोटी सी एक प्लेट रख दो या दफ्ती रख दो। मान लो कि ये गिलास है, उस पर रख दिए, और इसी पे एगो सिक्का रख दो। क्या रख दो बेटा? सिक्का रख दो। अब क्या करो, इस दफ्ती को ऐसे झटके से मारो। तो झटके से मारोगे तो देखोगे सिक्का इसके नीचे गिर जाएगा। किए हो कभी? अरे वो ग्लास है, ग्लास के ऊपर दफ्ती रखो, उस दफ्ती के ऊपर एगो सिक्का रखो 5 का, और दफ्ती को ऐसे झटके से मारोगे तो सिक्का दफ्ती के साथ नहीं जाएगा, वो दफ्ती तो आगे निकल जाएगी लेकिन सिक्का क्यों होगा? ध्यान से सुनना, क्यों होगा? क्योंकि हमने दफ्ती के ऊपर बल लगाया।
तो दप्ती तो गतिमान हो गई और सिक्का तो विराम अवस्था में है ना, ये विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। जिस पे हमने बल लगाया वो तो गति करेगा, लेकिन जिस पे बल नहीं लगाया वो तो स्थिर रहना चाहेगी ना। तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ निकल जाएगा और ये सिक्का इसी में चला जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं आप लोग, कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड में आप देखो कैरम की जो गोटियां होती हैं बेटा इतनी ऊंची होती हैं, लेकिन जैसे ही हम कैरम की गोटियों पे इस पे मारते हैं तो केवल ये वाला निकलता है और बाकी वहीं से खड़ा रहता है। क्यों रहता है भैया? क्योंकि हम जिस पे बल लगाए वो तो गतिमान हो गया, अब बाकी के बाकी जड़त्व के नियम के अनुसार अपनी पूर्वावस्था बनाए रखना चाहेगी, तो अपनी पूर्वावस्था बनाए रखेगी, वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के द्वारा ही संभव हो पाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को आप लिख लीजिए जो डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखिए, बोल के लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, जड़त्व तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही तो जड़त्व का नियम है। देखो जो गैलीलियो भाई साहब ने बताया अपने जड़त्व के नियम में वही न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बता दिया। दोनों एक ही है, शब्द का अंतर हो गया। हम पानी को वाटर बोल दिए तो अलग चीज बोल दिए क्या? बतिया तो वही है ना, पानी कहो चाहे वाटर कहो चाहे जल कहो, पर्यायवाची हो गया। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उदाहरण लिखिए। न्यूटन के गति का के प्रथम नियम का उदाहरण हेडिंग है। बोले पहला लिखो। पहला क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो। हाँ लिखो, रुके हुए बस में रुके हुए बस को लिखना, मैं नहीं। रुके हुए बस को अचानक चलाने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा नंबर, तो क्यों होता है कारण पता है ना? जड़त्व के कारण या न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, ये उस पे काम करता है नियम उसका। अगला लिखिए। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये यहाँ भूकंप आया था क्या जी? तो कांटी अच्छे से लगा हुआ फिर भी गिर गया। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखे? आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा, तीसरा उदाहरण लिखो। कैरम की गोटियां, ये भी उसी के नियम पे काम करता है। या फिर ये पानी के गिलास पे दप्ती जो रखे हैं, ये भी उदाहरण में आ सकता है। जो भी जितना लिख सकते हो लिख लो अपने हिसाब से। ये भी आता है, कैरम की गोटियां लिख लो। अब पूरा व्याख्या नहीं लिखवाएंगे, आप समझ लीजिएगा। कैरम की गोटियां लिख लो। अब पूरा व्याख्या आप जानते हो कि मारेंगे तो एगो निकलेगा, बाकी स्थिर रहेगा। ठीक है ना। पानी के गिलास पे दप्ती के ऊपर सिक्का रख के उसको मारने पे, ये भी लिख लो। अगर कहीं पे भी ऑप्शन में दिखेगा ना इस टाइप का कुछ, तो समझ लेना कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? आगे बढ़ा जाए। चलिए
अब सुनो, अब आता है हेडिंग लिखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। क्या कह रहा है जी? अरे आता है, आ जाओ, आता है, देख लो। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। चलिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हेडिंग लिखिए जल्दी से, इसको समझते हैं हम लोग। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। बस ये परिभाषा हो गया, देखो अभी समझा दे रहा हूँ। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से समझ लो। कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। यहाँ जो लिखा हूं इससे संबंधित आप परिभाषा कैसे बनाओगे? ध्यान सुनिए। कहता है किसी, F का मतलब होता है बल, F माने बेटा बल, है ना, फोर्स। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। संवेग क्या होता है बेटा? संवेग क्या होता है? संवेग, तो देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर संवेग पूछे किसे कहते हैं बेटा, तो आप कहोगे कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फार्मूला से परिभाषा कैसे बनाओ? तो देखो द्रव्यमान गुणे वेग लिखे है ना, तो संवेग किसे कहते हैं बेटा? तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल बोलेंगे ना। तो गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसी को P से लिखते हैं, इसको M से लिखते हैं और इसको V से लिखते हैं। तो P बराबर mv, ये संवेग का फार्मूला याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? अब सुनो, कहता है कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का क्या प्राप्त होता है बेटा? सूत्र प्राप्त होता है। ये परीक्षा में आपके पूछा जाएगा, वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है। आपसे पूछेगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो पहले से परिभाषा प्राप्त होता है और दूसरे से क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र, फार्मूला प्राप्त होता है। फार्मूला क्या होता है बेटा? F बराबर ma, F बराबर ma। F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना है। अच्छा ये बताओ, बकरी को फट्टे से मारोगे तो बकरी क्या बोलेगी? बकरी क्या बोलेगी? मैं। वो फिजिक्स पढ़ा रही है, बकरी भी क्या पढ़ा रही है? फिजिक्स। F माने फट्टा, अब बकरी को फट्टे से मारो तो क्या बोल दी? मैं, ma बोल दी ना। तो आपका बल का फार्मूला बोल रही है बकरी। तो याद रखिएगा। अब सुनो बेटा, ये तो आपको पता चल गया कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से वो भी बता दूं आपको। वो किसी काम का नहीं है आपके, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हो तो जान लो, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, वो पूछेगा नहीं। मान लो अगर कोई पिंड है, ध्यान सुनो, पिंड है m1 है, सॉरी m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसको भी गति से अगर फेंकें तो फिर यहाँ पे आपका m द्रव्यमान, यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा बेटा mv1, क्योंकि P बराबर mv होता है। यहाँ P1 बराबर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? mv2 होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, F बराबर कहता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन का मतलब डेल्टा P। परिवर्तन जब होगा तो डेल्टा P, और यहाँ कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा उसको जाने में? ठीक। अब F बराबर, ध्यान से सुनना, डेल्टा P का मतलब होता है P2 माइनस P1। आप लोग पढ़े होंगे। डेल्टा P का मतलब P2 माइनस P1, मतलब बड़े में से छोटे को हमेशा क्या कर देना? घटा देना है। तो हम डेल्टा P की जगह पे क्या लिख सकते हैं? P2 माइनस P1। अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं बेटा? T। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो,
ये P1 होगा और ये क्या होगा P2 होगा, क्योंकि V1 के लिए P1 अब V2 के लिए P2। अब सुनो F बराबर बेटा P2 का मान देखो क्या दिया है, M इंटू V2 दिया है ना, तो हम P2 की जगह पे लिख सकते हैं MV2। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे, P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं MV1 लिख सकते हैं। और नीचेवा क्या है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब सुनिए इसका कोई मतलब नहीं है आपके परीक्षा के लिए, लेकिन सुन लो बता दे रहे हैं। F बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे M को कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, तो M कॉमन हो जाएगा तो बचेगा V2 माइनस V1। अब बटे में क्या बचेगा T। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सुनो ये V2 माइनस V1 अब बटे T बराबर होता है A, मतलब त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग V2 माइनस V1। अब वेग परिवर्तन में कुछ न कुछ समय लगता है, तो त्वरण का फार्मूला होता है कि वेग परिवर्तन बटे समय, तो त्वरण का फार्मूला होता है ये, ठीक है ना। अब सुनो F बराबर M बचा बेटा। अब सुनो इसका टोटल का मान कितना हो गया, A लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया A। अब जाके यहाँ पे आया आपका F बराबर MA। तो मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है ना। ये कहाँ से आया ये इसका कोई मतलब नहीं है आपको जानने में। आपको हाई स्कूल इंटर का परीक्षा नहीं देना है, ठीक है ना। आपको कंपटीशन में बैठना है तो आपसे ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये पूछेगा कि बल का फार्मूला किस न्यूटन के किस नियम से आता है, तो दूसरे नियम से, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए आप लोग। इसको लिखो, मैं बोल के लिखवा रहा हूं, परिभाषा लिख लो इसको, फिर इसको लिख लेना। परिभाषा बोलूं, हेडिंग लिख लो, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखो। किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर के उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आज तो आवश्यकता से ज्यादा गर्मी है जी। देखो इसी को जो उमस हो रहा है ना, इसी को बोला जाता है कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ गई है। क्या बोलते हैं इसको, आर्द्रता, नमी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, आर्द्रता बढ़ गई है। जब ऐसे हो तो समझ लो कि भाई उमस होगा, आपको एकदम पसीने पे पसीना आएगा, है ना, चक्कर भी आएगा, उल्टी वाला सीन बनेगा, ये सारा चीज होता है ना। तो अगर हाँ पेट भी खराब हो सकता है तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, परिभाषा हो गया। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग लिखिए F बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ये लिखने के बाद ये फिगर बनाना है और ये वाला आपको फार्मूला लिख लेना है, सिद्ध कर लो। लास्ट में लिख देना है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है। लिख लो, लाइन सब लिखते जाओ, इसको लिख लो फिर इसको लिख लेना बाद में। जल्दी लिखिए, तीसरा नियम भी खत्म करें आज। और तीसरे नियम से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सब जानती है। ये जब उतार लीजिएगा तो लिख लीजिएगा निचवा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बेटा ये प्राप्त होता है ना। कहाँ है, भाग रहा है जी, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। हाँ सुनो बेटा आ जाओ, चलो देखो लिख लिए ना। अब ध्यान से सुनो, न्यूटन के गति का तीसरा नियम तुरंत समझ लो, तुरंत 2 मिनट में। ये तृतीय नियम देखो, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। वेरी सिंपल। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में
दिशा में क्या होता है बेटा? प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अगर गांव में कुआं देखे हो, कुआं में जाके चिल्लाना, जैसे इको पढ़े हो ना, प्रतिध्वनि, उसी तरह तुमको तुम्हारा ही आवाज सुनाई प्रतिक्रिया। या फिर चौराहे पे जाके किसी को थप्पड़ मार दो ना, देखो प्रतिक्रिया में क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करेगा ना। वो आपने क्रिया किया, लात लगेगा बरसाने आपके ऊपर, लात जूता सब बौछार कर देगा। आपसे यहाँ से परीक्षा में क्या पूछता है, कहता है कि जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक, जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो जब गोली आगे निकलती है तो हमारा हाथ पीछे की तरफ क्यों हटता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम उस पर लागू होता है। जैसे ही गोली आगे की तरफ निकली तो आगे की तरफ निकलेगी तो पीछे प्रतिक्रिया करेगी ना, बल लगाएगी ना। उसी प्रतिक्रिया के फल स्वरूप हमारा हाथ कहाँ चला जाता है? पीछे की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। आपसे पूछेगा कि जो नाव होता है, देखो नाव, मान लो कि ये नाव है, ठीक है, पानी है, ये किनारा है, मान लो किनारा है। अब जो है यहाँ पे मान लो सचिन खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? सचिन। अब ये क्या किया, ये यहाँ पे इसको उतरना है, ये क्या किया, कूद गया। तो नाव कहाँ जाएगा? पीछे। क्यों? क्योंकि कूदने के लिए इसने नीचे पहले बल लगाया। नीचे क्या लगाया? बल लगाया। तो नीचे बल लगाया तब तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो आगे की तरफ गया। तो नाव कहाँ चला गया? पीछे। ये भी प्रश्न बना है आपकी परीक्षाओं में, पूछा वनडे एग्जामिनेशन में। तो जहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पे न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे आप लोग चले जाइएगा। क्लियर है? फोन आ रहा है? अच्छा, ठीक है।